माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के भाषण पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। राजस्थान सरकार पिछले 4 साल से राज्य की जनता की सेवा कर रही है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय निवेदन करना चाहूँगा कि जिस सरकार के 2 साल कोरोना में चले गए हों और 2 साल सरकार को काम करने का समय मिला हुआ है। कोरोना के दौरान 2 लॉकडाउन और सरकार की आर्थिक हालात भी आपके सामने थी, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का जो बेहतरीन प्रबंधन था, उस प्रबंधन की निश्चित तौर पे राजस्थान नहीं पूरा मुल्क इस बात की सराहना कर रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना को कंट्रोल किया, किस तरीके से जन घोषणा पत्र में जो हमने बात कही उस बात पे हम लोग कामयाब होने में हमने कोशिश करी। लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कोरोना का समय था, मार्च के महीने में जो सरकार का जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है उसमें भारी गिरावट आई थी। लोगों की आर्थिक स्थिति भी खराब थी, सरकार के तनख्वाह देने के लिए भी स्थिति खराब थी। क्योंकि इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद इस बात के लिए देना चाह रहा हूं, जब 2018 में जब सरकार मिली थी, सरकार की आर्थिक स्थिति क्या थी सारा राजस्थान इस बात को जानता। एकमात्र 20,000 करोड़ बिजली बोर्ड का घाटा था और बाकी संस्थाओं की तो मैं चर्चा भी नहीं करूंगा। लेकिन राजस्थान सरकार को विकसित बनाने के लिए हमने जनता के साथ में संकल्प किया था, वायदा किया था। जनता ने उसी विश्वास के आधार पे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी विश्वास किया, हम लोगों पे विश्वास करके 5 साल का सेवा करने का जो मौका दिया है, निश्चित तौर पे मैं राजस्थान की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पहला प्रदेश है जो एक मॉडल के रूप में विकसित हिंदुस्तान के अंदर हुआ है। राजस्थान वर्ष 2021 और 22 में मात्र 11.4 की आर्थिक विकास दर पर हासिल हमने करके कीर्तिमान हमने स्थापित किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ देश के 2nd स्थान हासिल करना सरकार के लिए कुशल वित्तीय प्रबंधन एवं राजस्थान सरकार के समावेशी विकास को दर्शाता है। सेवा ही कर्म और सेवा ही धर्म की भावना को हर वर्ग तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का सफल प्रयास किया गया है। माननीय सभापति महोदय, पिछले 4 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, पशुपालन, बाल विकास, युवा कल्याण, ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी विकास देश की मिसाल काम करके हमने मिसाल कायम किया है। मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र की अगर चर्चा करूं कि पहली बार राजस्थान एक हिंदुस्तान में नहीं, एक दुनिया में एकमात्र प्रदेश है जहां स्वास्थ्य की ऐसी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी दी है। 10 लाख तक का इलाज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। कोई भी मरीज अगर प्राइवेट अस्पताल में जाता है तो जेब में कम से कम 500 रुपए तो चेक कराने के लिए होनी चाहिए उसके पास में। लेकिन राजस्थान ने जन भावना के हिसाब से 2020 में मुख्यमंत्री जी ने जो निरोगी राजस्थान का जो संकल्प लिया था उसको आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री जी ने जो चिरंजीवी बीमा योजना लागू की है, निश्चित तौर पर राजस्थान में क्रांतिकारी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कदम उठाया गया है, जिसके पूरे देश के लोग तारीफ कर रहे हैं। पहली बार मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को, जो पिछली सरकार के दौरान पूर्ववर्ती सरकार थी, 10,000 करोड़ की व्यवस्था की थी, हमने इसको बढ़ा के 20,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने करी है। 1,750 हॉस्पिटल इसमें रजिस्टर पंजीकृत किए गए हैं। 88% लोग अब तक स्वास्थ्य बीमा अपना करा चुके हैं। यह आंकड़ा 44% राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े का सिर्फ 44% है, जबकि हमारा 88% है। और करीब 31,58,000 लोगों का उपचार किया गया है और खर्च पे 3,625 करोड़ रुपए अब तक इस पर हमने खर्च कर दिया है। माननीय सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में राजस्थान की दवा योजना के अंतर्गत 2022 तक 449 करोड़ रुपए व्यय करके 7 करोड़ 50 लाख लोगों को हमने लाभ दिया हुआ है। एक ऐसी योजना जो समय के हिसाब से जिसकी आवश्यकता थी। जब कोरोना का समय था, इस देश के अंदर लोग जान के लिए दौड़ रहे थे, जान बचाने के लिए घर घर दौड़ रहे थे। कोई सुनने वाला, कोई बात करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। लेकिन मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और सरकार का बेहतरीन कोरोना प्रबंधन, जहां सरकार का जो हमारे हॉस्पिटल का जो ढांचा था उसको ठीक करने का प्रयास किया गया। कई डॉक्टरों की भर्ती हमने करी, नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की, किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट हमने लगाए
ताकि लोगों को एक सुरक्षा प्रदान की जा सके। और मुख्यमंत्री जी का जो फैसला था 24 घंटे में 16-16, 17-17 घंटे काम करके इस बीमारी को कंट्रोल करने का राज्य की जनता के सहयोग के साथ हमने प्रयास किया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, पिछले बजट जब आया, बजट में हमने ये बात कही थी सरकार के माध्यम से कि हम 60 लाख के आसपास कनेक्शन, पानी के कनेक्शन हम देंगे, और राजस्थान सरकार उसमें कामयाब हुई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 39,521 में से 10,655 सिंगल एंड मल्टी विलेज योजनाओं का तथा 133 बड़ी योजनाओं के सहित 59,940 करोड़ रुपए की 10,788 परियोजनाओं की स्वीकृति अब तक प्राप्त हो चुकी है। माननीय सभापति महोदय, अब तक 31,26,000 लोगों के घर घर में इस योजना के माध्यम से पानी पहुंचाया गया है, जबकि सरकार का कमिटमेंट है, सरकार का वायदा है कि 60 लाख कनेक्शन हम इस साल लोगों को देंगे, जिसमें सरकार जिसकी तरफ आगे बढ़ रही है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो सिंचाई की योजना है, राजस्थान की जो भौगोलिक दृष्टि है, हमारा राजस्थान करीब 80% लोग आबादी जो खेती पर आधारित है। पहली बार राजस्थान सरकार ने खेती के लिए सिंचाई की जो परियोजना है उसमें महत्वपूर्ण काम किए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, 22-23 में विभिन्न सिंचाई योजनाओं पर दिसंबर 2022 तक करीब 1,429 करोड़ रुपए हमने खर्च किया था। 710 हेक्टेयर क्षेत्र अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता हमने स्वीकृत की गई थी। पारदर्शी जल प्रबंधन उद्देश्य के लिए बांधों और नहरों के लिए एक स्कोडा योजना सरकार चालू करने जा रही है, ताकि जिससे पारदर्शी जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक तरीके से हो, जिसमें नर्मदा नहर, गंग नहर, भाखड़ा नहर, श्री गंगारा हनुमानगढ़, पार्वती जिला धौलपुर की नहर व अन्य नहरों का कार्य प्रगति पर है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जब 2018 का पहला राज्यपाल का भाषण था, सरकार ने सिंचाई व्यवस्थाओं को देखते हुए जो सरंद फीडर लंबे समय तक जो जर्जर हो चुकी थी, जो भाखड़ा का पूरा गंग केनाल का भाखड़ा का पानी का जो सिस्टम है, सरंद फीडर के माध्यम से गंगारा हनुमानगढ़ जिले में पानी आता है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि किसानों की संवेदनशीलता को देखते हुए एक किसान मुख्यमंत्री होने के नाते पहली दफा 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी कोरोना के दौरान। उसके बावजूद पिछली बार 425 करोड़ रुपए अलग से दिया ताकि पैसा कम नहीं पड़ जाए और सरद फीडर का काम पूरा हो जाए। जिस दिन सरद फीडर का काम पूरा हो जाएगा उस दिन मैं मानता हूं कि कम से कम भाखड़ा का जो हमारा शेर जो बनता है अंतर्राज्यीय जो पानी के बंटवारे के हिसाब से हमें पानी पूरा मिलेगा। मैं मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि पहली दफा जो पुरानी फिरोजपुर फीडर नहर है जिसमें 450 करोड़ की डीपीआर बनी है, जिसमें आधा पैसा हमारा है, आधा पैसा पंजाब सरकार का है। मुख्यमंत्री जी ने 200 करोड़ रुपए का प्रबंध किया, वो डीपीआर बन के चालू हो गई, जिसपे काम स्टार्ट हो गया और जिस दिन ये काम पूरा होगा तो 2700 क्यूसेक की जो गंग केनाल की हमारी नहर है उसमें किसानों को पूरा पानी मिलेगा। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि लंबे समय से 70 साल से भाखड़ा नहर के खाड़े पेंडिंग पड़े हुए थे। पिछली सरकार ने तो खाड़े बनाए नहीं थे, हमारी सरकार ने एकमात्र भाखड़ा के लिए 200 करोड़ की जो बजट की घोषणा करी थी वो जमीन पे नीचे आ चुकी है, जिसपे काम खाड़े बनने स्टार्ट हो गए। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाह रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने किसानों के सिंचाई के लिए जो बेहतरीन जो प्रबंधन किया उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है जो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है जिसपे 13 जिले हमारे पीने के पानी के लिए और करीब काफी जमीन 2 लाख हेक्टेयर के आसपास जो सिंचाई की जमीन हमारी सिंचाई कर सकते हैं वो अभी योजना हमारी पेंडिंग है। केंद्र सरकार को बार बार हमने निवेदन किया लेकिन भारत सरकार से हमेशा गोलमाल इस बात का जवाब आया है जिससे किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। लेकिन राजस्थान के सरकार के मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है और हमारा इस बात का वायदा ईस्टर्न कैनाल परियोजना के बारे में निश्चित तौर पर राजस्थान सरकार सीमित संसाधन के बावजूद भी इस पे काम करेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, कल परसों हमारे यहाँ एक आमेर से आने वाले हमारे साथी ने ये कहा कि किसानों का कर्जा माफ किया कांग्रेस की पार्टी ने। सरकार ने किसान का कर्जा माफ नहीं किया। हमारे जन घोषणा पत्र में बात थी कि 50-50 हजार रुपए का कर्जा कोऑपरेटिव बैंक का, भूमि विकास बैंक का हम माफ करेंगे। हमने माफ किया, 22 लाख किसानों का 14,000 करोड़ रुपए हमने माफ किया है। लेकिन आपके माध्यम से मैं पूछना चाह रहा हूं, जो हमारे जो माननीय सदस्य जो ये बात कह रहे थे कि सब ठाकरे से आने वाले किसान ने रायसेनगर में आत्महत्या की कर्जे की वजह से, मैं आपके माध्यम से यह भी पूछना चाह रहा हूं, अगर ये बोलते कि 140 दिन लंबा आंदोलन किसानों का जिसमें 700 किसानों की कुर्बानी हुई है
3 खेती-बाड़ी के कानून को लेके अगर उसकी भी चर्चा करते तो निश्चित तौर पे हम समझते कि ये लोग गंभीर हमारे किसानों के प्रति है। इनका कोई किसानों से लेना देना नहीं है। ये पहली सरकार है कांग्रेस की जो पहली बार कृषि का अलग से बजट किया। हमने अलग से बजट का प्रावधान किया ताकि सारे किसान साथी देख सके किस मत पे कितना कितना पैसा हमने खर्च किया। ये सरकार की मंशा थी, सरकार का कमिटमेंट था किसान के साथ में। हमने क्या करने का प्रयास किया और एमएसपी के हिसाब से हमने फसल की खरीद भी करी है। लेकिन भारत सरकार और जो किसान संगठन है, 242 किसान संगठन इस देश के है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं भारत सरकार से, भारत सरकार बताए कि एमएसपी पे क्या समझौता हुआ किसानों के साथ में जो आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया। मैं आपसे के माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि वो बताएं कि जब आंदोलन खत्म हुआ था क्या किस शर्त के आधार पे जो समझौता हुआ था किसानों के साथ में, एमएसपी का इशू आज तक भारत सरकार के बीच में पेंडिंग पड़ा हुआ है। और 700 किसानों की जो कुर्बानी हुई है उसका भी अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं है। उनके परिवारों को किस तरीके से कंपनसेट किया जाएगा इस बात की भी चर्चा नहीं की गई। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस पे भी सरकार कुछ ना कुछ केंद्र सरकार गौर करे। अगर मैं राशन की बात करूं, मैं भारत सरकार राशन व्यवस्था को बंद करनी चाह रही थी, पीडीएस सिस्टम को, लेकिन 5 स्टेट के चुनाव थे, भारत सरकार बंद नहीं कर पाई। भारत सरकार उस बात का डर था कि अगर 1 किलो रुपए के हिसाब से जो राशन का जो पीडीएस का सिस्टम हमने शुरू कर रखा है, अगर गलती से बंद कर दिया जाएगा तो देश में वातावरण खराब हो सकता है, सरकार को उल्टा पड़ सकता है। सरकार डरी हुई थी, लेकिन 2 साल से जो पोर्टल बंद था भारत सरकार का, हमारी सरकार ने उस पोर्टल को चालू करके करीब बीपीएल और स्टेट बीपीएल का और जो दूसरी जो योजनाएं हैं 1 करोड़ 38 लाख लाभार्थियों को गेहूं वितरण के लिए अब तक 386 करोड़ रुपए की राशि हमने खर्च की गई है। 3 लाख परिवारों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से हमने जोड़ा गया है। माननीय सभापति, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि राशन की जो व्यवस्था है, राशन की व्यवस्था अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट बंद करेगी। इसको जो बजट आ रहा है जो अभी केंद्र सरकार का, उसमें देखना कहीं ना कहीं या तो इसका पैसा कम कर दिया जाएगा या कोई दूसरा रास्ता निकाल के इसको बंद करने की साजिश सरकार की तरफ से की जा रही है। माननीय सभापति महोदय, अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मैं चर्चा करूं, जिस हालात में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हमें दिया गया था 2018 में, उसकी क्या स्थिति थी? पूरे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को बेचने की तैयारी कर ली थी, फिर भी राजस्थान की सरकार ने उसको तंदुरुस्त करने की उसने कोशिश की गई है। और पहली बार जो हमारे प्रतियोगी है, जो बच्चे परीक्षा देते हैं, उनका ध्यान रखते हुए सरकार ने 80,59,000 प्रतियोगियों को निःशुल्क यात्रा का लाभ हमने दिया इसके माध्यम से, ताकि बच्चे अपनी परीक्षा दे सकें। और जो गरीब बच्चे जो सरकार की नौकरी में आना चाह रहा है उसके बंदोबस्त हमने किया। माननीय सभापति महोदय, अगर खेलों की बात करूं, राजस्थान सरकार ने खेलों में एक अहम रोल अदा किया है। पहली बार खेल को प्रायोरिटी के आधार पे हमने 2% आउट ऑफ द टर्न जाके खिलाड़ियों का कोटा निश्चित किया नौकरी के लिए। और मेजर ध्यानचंद जी के नाम से हमने स्टेडियम अनाउंस किए गांव और देहात के अंदर कि स्टेडियम बने और खेल का वातावरण बढ़े। और 30 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण ओलंपिक के माध्यम से हमारे बच्चों का हुआ है। और शहर भी ओलंपिक की तैयारी हो रही है, आउट ऑफ टर्न जाके नौकरी का प्रावधान किया है, खेलों का वातावरण बढ़ रहा है। और बड़े बड़े हमारे जो शहर हैं, जैसे जोधपुर के अंदर आईपीएल के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए स्टेडियम की तैयारी की जा रही है, दूसरे जगह तैयारी की जा रही है। खेलों का वातावरण बढ़ाने के लिए हरियाणा और पंजाब की तरफ से हमने जो खिलाड़ियों का जो इनाम देने की जो योजना है उसमें भी हमने राशि को बढ़ाया गया है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, कानून व्यवस्था की बार बार बीजेपी के लोग बात करते हैं कि कानून व्यवस्था खराब है राजस्थान के अंदर, कानून व्यवस्था की कोई स्थिति ठीक नहीं है, आए दिन धरने प्रदर्शन होते हैं। कानून व्यवस्था की बात करूं तो हमेशा इस कायदे के माध्यम से 156(3) के माध्यम से कोर्ट एफआईआर दर्ज की जा सकती थी। हमने कानून बनाया और ये कंपलसरी किया गया कि हर मुलजिम की हर व्यक्ति जो एफआईआर दर्ज कराना चाह रहा है उसका कंपलसरी एफआईआर का रजिस्ट्रेशन का हमने प्रावधान किया। और पहली दफा इसमें इस कासे की भी कमी आई है और एफआईआर ज्यादा दर्ज हो गई है। और इनको लगता है कि देश में प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि एफआईआर को डाउनलोड की व्यवस्था हम लोग बैठा रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति एसएमएस के माध्यम से अपनी एफआईआर को डाउनलोड कर सकता है और उसको पता लग सकता है मेरी एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं हुई है। ये व्यवस्था हमने करी। थानों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए, हमने स्वागत कक्ष भी बनाए गए हैं। और खास करके हमारी महिलाओं के लिए अलग से एडिशनल एसपी लेवल तक का एक अधिकारी हमने नियुक्त किया है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन के सेल का हमने गठन किया गया है, जिसके तहत इसमें अगर कोई क्राइम होता है किसी महिला के साथ में तो उस अलग से सेल में जाके उसका ट्रायल हो सकता है, एफआईआर दर्ज हो सकती है और अपराधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, पहले 129 दिन का टाइम था,
अब उसको घटाकर हमने बेहतर दिन किया गया है ताकि एक पारदर्शी साफ सुथरा लगे लोगों को। समाप्त करें, समाप्त करें। अभी तो शुरू ही